यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में किन किन जगह पर सीलिया पाई जाती है। एक तो पाई जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, सभी में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। दूसरा, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में भी सीलिया पाई जाती है। तो दो जगह पर पाई जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और फैलोपियन ट्यूब में। तो इस बात को ध्यान रखना। सीलिया प्रेजेंस पूछा था। सीलिया का काम क्या होता है? छोटे छोटे रोए जैसे संरचनाएं होती हैं जो जिससे हम सांस लेते हैं, तो जो धूल कण है उनको ये रोकती हैं। देखो, पहले तो नाक में बाल होती हैं, तो वो बाल भी पहले इन चीजों को रोकती हैं। अगर ये थोड़े छोटे पार्टिकल अंदर भी चले गए तो जो नेसल पैसेज में सीलिया है वो इसको रोक लेती है। इनमें एक सेल पाई जाती है गोबलेट सेल, जिनमें से म्यूकोसा सिक्रेट होती है। म्यूकोसा उन जो कण हैं जो बाल से बच के चले आए हैं अंदर, उनको वो चिपका लेती है। और फिर अगर आप कोई प्रदूषित क्षेत्र में, तो आप देखोगे तो आपको बार बार थूक आता रहता है। तो ये जो सीलियां हैं फेरिंक्स की तरफ उन म्यूकोस को ढकेलती हैं, जिससे वो चीज आपके मुंह में आए, आप मुंह से उसे थूक के बाहर निकाल दो। ठीक है, ये सीलिया का मूवमेंट होता है। गोबलेट सेल्स म्यूकोसा सिक्रेट करती हैं, जिसे आप लोग सामान्य भाषा में नॉट कहते हो। सर्दियों में खून निकलता रहता, बहता रहता है। हाँ, अब देखिए, ये है फेरिंक्स से आता हुआ भाग, ये नाक के रास्ते नासोफेरिंक्स से होते हुए, ये देखिए नासोफेरिंक्स से होते हुए ये है आपका लैरिंग्स, और ये है एपिग्लॉटिस। मैंने आपको बताया था लैरिंग्स के ऊपर जो ओपनिंग होती है उस पर एक फ्लैप होता है जो बंद होता रहता है जब हम खाना खाते हैं, यह है एपिग्लॉटिस। जब हम खाना खाते हैं तो ये बंद हो जाता है, जिससे कि खाना इस विंड पाइप में ना जा पाए। देखो ऐसे बंद हो गया जब हम खाना खाते हैं। तो इसी के पीछे होता है इसोफेगस, यानी खाने की नली, जिसमें खाना जाता है। तो अब लैरिंग्स के बाद क्या आता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया एक सीधी नली होती है जो हाइलिन कार्टिलेज यानी आधी छल्ली, इनकम्प्लीट कार्टिलेशन रिंग से ढकी होती है। अब यह है लंग्स। अब देखो इनकम्प्लीट रिंग भी दिखाई देगा इसमें 3D फिगर में। इनकम्प्लीट रिंग देख लो, देखो इनकम्प्लीट रिंग है, यानी पीछे की तरफ ये रिंग कंप्लीट नहीं होता। ये आकर अब देखो इन्हीं के से पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स जाती हैं। पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं, इसलिए नीला है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर, इसलिए वो लाल है। ठीक है, आपको पता है कि ट्रैकिया प्राइमरी और प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्सरी, और फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और फिर लास्ट जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है एल्वियोलाई कुपिका। अब ये सबके नाम हम बता रहे हैं, सब हायर क्लासेस में आपको पढ़ना होगा, अभी नहीं पढ़ना है। अब इन्हीं के पास छोटे छोटे थैली जैसी संरचना होती है जिसे हम वायुकोपिका एल्वियोलाई कहते हैं। आपको पता है कि वो एक वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड होता है, यानी बहुत पतली इनकी भित्ति होती है। इनसे बहुत सारे आर्टरीज, वेन्स जुड़े होते हैं जो रक्त को लेकर आते हैं, जिनसे इनके और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। मिलियंस में होती है इनकी संख्या हमारे शरीर में। ठीक है, ये पूरा कहलाता है एल्वियोलाई सैक, एल्वियोलर सैक कहलाता है। एक को कहते हैं एल्वियोलाई, ये भी एक एल्वियोलाई, ये भी एक एल्वियोलाई, ये भी एक एल्वियोलाई, और पूरा समूह जो होता है वो कहलाता है एल्वियोलर सैक। अब देखो इसी के अंदर डक्ट के माध्यम से, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के माध्यम से गैस आती है इसी के अंदर, और इसी के चारों तरफ नसें घिरी होती हैं, उनके बीच गैसों का आदान प्रदान होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। देखो गैस आ गया, हम सांस लेते हैं तो सांस, वायुमंडलीय सांस यहां पर जाकर भर जाती है। ठीक है, अब इनके चारों तरफ क्या होती हैं? इसी तरीके से नसें होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, ये सब होती हैं। तो इनके और वायुकुपिका के भित्ति के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन दे देती हैं
और CO2 को वायु कोशिका ले लेती हैं। आया समझ में? अब इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर ये हार्ट के पास आता है, RBC। हार्ट इसको अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स में भेजती है, हर ऊतकों को ऑक्सीजन इस तरह से मिल जाता है और फिर उस कोशिका में उस ऑक्सीजन का प्रयोग होता है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में। ठीक है, हीमोग्लोबिन की संरचना के बारे में बता रहा है जो आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। अब देखिए इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। इसमें हमारे मसल्स हेल्प करते हैं। एक नीचे ये मसल है डायाफ्राम और ये है इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स जो पसलियों के पास होते हैं, ये है स्टर्नम हड्डी और ये है पसलियां रिब्स। ये जो हड्डियां देख रहे हैं ये है रिब्स पसलियां, ये है सिंगल हड्डी स्टर्नम, ये सब है इंटरकॉस्टल मसल्स। ये है डायाफ्राम मसल जो इसके नीचे होता है मसल्स, पेशी। जैसे यहाँ सब पेशियां हैं ना, ये सब पेशियां हैं बाइसेप ट्राइसेप्स, वैसे ही यहाँ पर पेशियां होती हैं। अब जैसे कि आपने समझा कि डायाफ्राम जब संकुचित होता है, इंटरकॉस्टल मसल्स जब संकुचित होता है तो ये ऊपर की तरफ उठती हैं, जिससे बछुआ का आयतन बढ़ जाता है, जिससे फुफ्फुसीय दाब कम हो जाता है, वायु अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, सांस लेने में ऐसे ही होता है। तो एक्सपायरेशन में क्या होता है, जब इसका आयतन कम हो जाता है जिससे फुफ्फुसीय दाब बढ़ जाती है, तब एक्सपायरेशन होता है, बाहर निकलती है गैस। एक्सपायरेशन जब ये शिथिल हो जाता है, अब फिर जब फूलता है ऊपर की तरफ उठता है, इंस्पायरेशन सांस लेते हैं। ये इंटरकॉस्टल मसल, यह डायाफ्राम, यही काम करती हैं। दोनों संकुचित होती हैं अंतः श्वसन में और दोनों रिलैक्स हो जाती हैं वायु श्वसन में। बस